नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल की क्लास हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री के लगभग 100 प्लस एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को डिस्कस किया था। और आज की ये जो क्लास होगी वो फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की है, जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2024 और 25 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर ये एमसीक्यू प्रकार का है। जैसा कि चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पर पेपर हो रहा है। बाकी अगर बात करें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, या फिर माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की, या फिर आपका वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, एमजीपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, यहाँ पर माइनर का पेपर जो होता है वो एमसीक्यू मोड में होता है। तो एमसीक्यू आपका इसी प्रकार से आएगा जैसा कि इसमें, क्योंकि सिलेबस आप दोनों का सेम है, चाहे मेजर या माइनर का। ठीक है, तो मेजर और माइनर दोनों के लिए ये क्लास है। ओके दोस्तों, तो सभी लोग से निवेदन है कि अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज के इस प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न हैं और इन 75 एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। लगभग ये मानकर चलिएगा कि यहाँ से 55% क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और एक अच्छी बात यह है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं, क्योंकि नया नया आपका पैटर्न है इस बार। ठीक है, तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में आपका पेपर टाइटल जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है आपका पेपर टाइटल। और इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 75 नंबर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न की। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए कह रहा है NH3, ऑप्शन बी है CO, और सी ऑप्शन आपका है CO2, और ऑप्शन नंबर डी आपका है H2O। तो न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल में से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर NH3 की बात करें तो NH3 के पार में लोन पेयर डोनेट करता है। जो NH3 है ये लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन CO की बात करें तो CO भी न्यूक्लियोफाइल जो है। लेकिन CO2, अगर बात करें हम CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये लोन पेयर डोनेट नहीं करता है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर सेकंड, जिसमें है द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14। C6H14 के समवयों की संख्या कितनी है। तो इसमें दोस्तों C6H14 के 5 चैन आइसोमर हैं। कितने हैं? 5 चैन आइसोमर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों का कोई युग्म अकेला युग्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से आपको बताना है कि किसके पास जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला देखेंगे यहाँ पर है XeX6, XeX4, XeX2, और डी है XeO4। तो इसमें देखिए सभी इलेक्ट्रॉन का है बॉन्डिंग में है। XeO4 के सभी इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में है, बाकी सबका बॉन्डिंग में नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एफ, यहाँ पर है FX6। ठीक है, XeF6, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी लोन पेयर। यहाँ पर XeF4 के पास सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है? बॉन्डिंग में है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन युग्म अकेला नहीं है। यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्शन फार्मूला। निम्नलिखित परीक्षण सूत्र पर विचार कीजिए। प्रोजेक्शन फार्मूला आपको इसका बताना है, और ये आपका दिया गया है स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें C2 और C3 कार्बन परमाणु का विन्यास पूछा गया है। C2 और C3 परमाणु का विन्यास क्या होगा? तो 2s और 3r होगा। ठीक है, 2s एंड 3r। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x स्क्वायर dx इज। ठीक है, तो इसमें इसका क्या पूछा गया है?
इसका मान, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो कितना आएगा, ये ध्यान रखेंगे, x की पावर 3/3। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 12/5। यहाँ पर 5 का मान आपको बताना था, तो मैथमेटिकल के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग देखिए 5 का है ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका हो जाएगा टोटल 120, 120 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 में राइट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए जीरो वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किस अणु में शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो होगा CO2 में। कार्बन डाइऑक्साइड में शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्योंकि इसमें लीनियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लीनियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की वजह से इसमें जीरो डायपोल मोमेंट होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट उत्तर इसमें। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 10 इज, log 10 का मान इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, जिसमें द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर आर गिवन वैल्यू। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या बताना कि इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। तो इनमें पाई बॉन्ड की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा 9 पाई बॉन्ड होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए जब बात करते हैं यहाँ पर हम, तो कार्बन की संख्या तो 1 कार्बन ये आपका हो गया, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड से है, तो इसके पास जब डबल बॉन्ड होंगे तो कितने पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार CN के पास 8 है, तो यहाँ पर टोटल 8 और 1 9 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जिसमें है XeF2, XeF4 और XeF6 में Xe यानी जेनान के एकांकी युग्म की संख्या क्रमशः है। In XeF2, XeF4 and XeF6, the number of lone pair of Xe respectively। Xe में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो अगर हम बात करें XeF2 में, तो XeF2 में जो लोन पेयर की संख्या होगी वो 3 होगी, XeF4 में संख्या होगी 2 और XeF6 में संख्या होगी आपका 1। तो 3 2 1 किसी ऑप्शन में है, 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैरामैग्नीशियम इज नॉट शोन बाई। अनुचुंबकीय को किसके द्वारा दर्शाया नहीं जाता है, ये पूछा गया है। पहले ऑप्शन को देखेंगे जिसमें O2 माइनस H2 प्लस, सी ऑप्शन है O2 और डी ऑप्शन है O2 माइनस चार्ज 2, ठीक है। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। डी आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड है। डी आंसर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12, जिसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल। निम्नलिखित में से कौन सा समसंरचनात्मक है। समसंरचनात्मक आपको बताना था, तो PCl5 एंड ICl5, PCl5 एंड ICl5 जो है ये समसंरचनात्मक है, इसलिए आंसर नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13, जिसमें है टी शेप्ड मॉलिक्यूल, टी आकृति आयु है किसकी है। पहला दिया गया ClF3, बी ऑप्शन है ICl3, सी ऑप्शन है VrF3 और डी दिया गया सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ऑल ऑफ एबव। 13 नंबर में ऑल ऑफ एबव सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टी जो आकृति है इन सभी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि विच डोनेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। निम्नलिखित में से कौन घटते हुए बंद कोण का सही क्रम प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर घटते हुए बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, तो इसमें ध्यान देना आपको ये है कि जब भी आप घटते हुए क्रम की बात आए तो इनमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, Br2O ग्रेटर देन Cl, BrCl फिर फ्लोराइड, देखो ब्रोमाइड ब्रोमीन क्लोरीन फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा क्रम मिल जाएगा, सी वाला क्रम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये बंद कोड के हिसाब से है, ओके। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज। कौन सा डी कक्षक sp3d संकरण में सम्मिलित होता है। तो कौन सा डी कक्षक सम्मिलित होता है, तो याद रखेंगे कि डी
जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर इसमें सम्मिलित होता है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट होता जाएगा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से किसकी संरचना वर्गाकार समतलीय है। तो वर्गाकार समतलीय संरचना किसकी रहेगी, तो जेनान, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे XeF4 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसी का होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा है, सी वाला करेक्ट उत्तर इसमें है आपका। 16 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर और पोलराइजिंग पावर ये दोनों पूछा जाता है, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑर्डर है, पोलराइजिंग यानी ध्रुवण क्षमता का सही क्रम। तो ध्रुवण क्षमता में सही क्रम हो जाएगा आपका CS प्लस लेस देन K प्लस लेस देन Mg2 प्लस Al3 प्लस। अगर यहाँ पर आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता तो Al3 फिर Mg फिर पोटेशियम फिर CS होता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये पोलराइजिंग ऑर्डर का सही क्रम है, कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18, और इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ऑफ ग्लूकोज आर, ग्लूकोज में प्रकाशीय सक्रिय समयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ग्लूकोज में जो ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे 16 होती है, 2 की पावर 4। ओके, 16 आइसोमर इसमें है ऑप्टिकल आइसोमर, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर में ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिसमें है आइडेंटिफाई आर कॉन्फ़िगरेशन, आर विन्यास की आपको पहचान करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आर विन्यास की पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आपका ए नंबर यही आर विन्यास है, क्योंकि जब आप देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है ना, बेंजीन रिंग, तो आइडेंटिफाई आर रिंग, यहाँ पर HCOOH NH और CH3। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है प्रश्न नंबर 20, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित दोनों यौगिक हैं, निम्नलिखित दोनों यौगिक हैं, द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स आर। तो रिलेशनशिप ऑफ टू कंपाउंड ए एंटेनोमर्स, जो ए है ये दोनों का क्या है, एंटेनोमर्स है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एंटेनोमर्स हैं, ठीक है। प्रतिबिंबी समूही है ये। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ClHF, या अगर इसको उलट देंगे आप तो सेम संरचना इसकी आएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिबिंब रूपी समवयी हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर इसमें है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21, जिसमें है कौन सा अणु प्रकाश सक्रिय है, इनमें से प्रकाश सक्रिय अणु आपको बताना है। तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ऑप्शन नंबर बी, इसमें बी आपका राइट उत्तर है 21 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है द करेक्ट सेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम है। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो घटता क्रम है वो कौन है, तो घटता क्रम देखेंगे तो पहला है LiH और Na, क्या ये घटता हुआ क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा H, फिर आएगा Li और उसके बाद में आएगा Na। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23, जिसमें है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड इज शोन बाय, पीरियड इज शोन बाय निम्नलिखित में से किसके द्वारा आवर्त में आयनीकरण विभव उच्चतम प्रदर्शित होगा। ऑप्शन आपका है ए क्षारीय धातु, बी है अक्रिय गैसें, सी है हैलोजेंस और डी दिया गया क्षारीय मृदा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अक्रिय गैसें, नोबल गैसें। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड इज शोन बाय नोबल गैसेस। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, जिसमें है हाईएस्ट साइज विल बी ऑफ, इनमें से सबसे हाईएस्ट साइज पूछा गया किसका होगा, तो आयोडाइन माफ कीजिएगा आयोडीन का होगा, आयोडीन माइनस चार्ज, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है,
एनायन, ठीक है। आयोडाइड एनायन जब चार्ज होता है तो इसमें अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। इसमें इसका आकार जो होगा उच्चतम होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे 25 नंबर प्रश्न, और 25 नंबर प्रश्न है कि विच वन इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इनमें से कौन सा है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। आयनीजेशन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इनमें से कौन सा होगा? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में दिया गया है बी इज लेस देन बी, लेस देन सी एंड लेस देन एन, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो इसमें दोस्तों आपका जो बढ़ता हुआ क्रम, आयनीकरण ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा आपका यही बीई और बी, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26, जिसमें है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा AR3D5 एंड 4S0 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 27, जिसमें पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, उपकोषों की ऊर्जा का सही क्रम पूछा गया है। तो उपकोषों की ऊर्जा का जो सही क्रम है वो क्या होगा दोस्तों? 4F, 7S, 5D और 6P। क्या ये है? बिल्कुल नहीं होगा इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 4F के बाद क्या आएगा? 5D, फिर 6P, फिर 7S। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? बी वाला राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल का, पूछा गया द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स फोर अंडर रूट एक्स इज, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान जो आएगा दोस्तों वो आएगा अंडर रूट टू टू अंडर रूट एक्स। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल के हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और ये पासा वाला प्रोबेबिलिटी वाला कराते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 10 ऑफ सिंगल थ्रो ऑफ टू डिक, यानी दो पासों को एक बार फेंकने पर योग आने की जो प्रायिकता है, योग आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? तो योग आने की जो प्रायिकता है वो किस पर डिपेंड करती है? कंडीशन ऑफ सॉलिड डिसॉल्व पर ये डिपेंड करती है। यानी कि यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होना चाहिए कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई बी वाला, ऑप्शन बी 1/12। 1/12 यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि सम इक्वल टू 10 होगा, तो ये 1/12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पर, जिसमें है log 10 टू 25 प्लस log 10 4 इक्वल टू, इसका मान पूछा गया है। तो इसका मान जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 32। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध दर्शाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो दर्शाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो शो करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें प्रश्न नंबर 33, और 33 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि किसी ठोस पदार्थ को विलायक में घुलने के लिए फॉर ए सॉलिड टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, तो किसकी आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है विलयन ऊर्जा इक्वल टू जाली ऊर्जा, या विलयन ऊर्जा इज ग्रेटर देन जाली ऊर्जा। तो यहाँ पर विलयन ऊर्जा इज ग्रेटर देन जाली ऊर्जा, ऑप्शन बी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 34, जिसमें पूछा गया है विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट, कौन सा सबसे अधिक सहसंयोजी है? तो सहसंयोजी सबसे अधिक कौन सा होगा? पहला BCl2, MgCl2, CaCl2 और SrCl2। तो सबसे अधिक जो सहसंयोजी है वो इनमें से हो जाएगा BeCl2। ओके, BeCl2 जो है ये सबसे अधिक संयोजी है, कोवेलेंट है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य किसका है ये आपको बताना है।
तो जीरो डाइपोल मोमेंट CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट पोलर। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन ध्रुवीय नहीं है। ध्रुवीय इनमें से कौन सा बंधन नहीं है। तो यहाँ पर N पहला CO इन CO2, तो ये तो पोलर है, ठीक है। ये पोलर बॉन्ड है OH यानी H2O, ये भी पोलर है। NN इन N2, ये आपका क्या है, ये नॉट पोलर है, ये पोलर यानी ध्रुवीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न नंबर 37, और इसमें पूछा गया है कि एक जल अणु द्वारा बनाए जा सकने वाले हाइड्रोजन बंध की अधिकतम संख्या कितनी होगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म। तो टोटल संख्या जो इसकी होगी वो 4 होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर है इसमें। 38 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। निम्नलिखित में से किस आयन की सबसे अधिक ध्रुवीकरण शक्ति होती है। तो सबसे अधिक ध्रुवीकरण शक्ति जो होगी वो Al3+ की होगी, फिर Al3+, Mg, फिर Ca, फिर Na, ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे अधिक Al3+ की है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर आपका है। 39 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ दीज कंपाउंड हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। इनमें से किस यौगिक का बंध कोण अधिकतम है। तो अधिकतम बंध कोण पूछा गया है, तो दोस्तों BeCl2 का बॉन्ड एंगल अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, जिसमें है विच वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग। कौन सा सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है, तिहरा बॉन्ड, ये सबसे अधिक मजबूत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 41, और 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, according to Vesper theory, the most probable shape of the molecule having 4 electron pair in outer shell of the central atom is। यानी वेस्पर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय परमाणु के बाहरी आवरण में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अणुओं का सबसे संभावित आकार। तो इसका सबसे संभावित जो आकार है वो कैसा होगा, वो लीनियर होगा, या टेट्राहेड्रल होगा, या हेक्सागोनल होगा, या ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे इसमें बी वाला हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिट एस डिमर। निम्नलिखित में से कौन सा डिमर के रूप में मौजूद है। तो डिमर के रूप में जो मौजूद है वो AlCl3 है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें होगा। प्रश्न नंबर 43, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, अधिकतम बंध किसमें है, बंध क्रम सबसे अधिकतम किसमें है। तो बंध क्रम सबसे अधिकतम जो होगा वो N2 में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 44, और 44 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। sp3d2 संकरण अणु में होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन द मॉलिक्यूल। PCl5 में क्या sp3d2 संकरण होता है, या SF6 में होता है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो SF6 में क्या होता है, 3d2 संकरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार। तो वेस्पर सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ओके। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 46, जिसमें है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्या दाएं से बाएं होने पर कम हो जाती हैं, या बढ़ जाती हैं, या स्थिर हो जाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। तो याद रखेंगे कि जब आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं दाएं से बाएं होने पर क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, बढ़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, जिसमें पूछा गया है द एलिमेंट विथ
लोवेस्ट इनिशिएशन पोटेंशियल, सबसे कम आयनन विभव क्षमता वाले तत्व इनमें से कौन से हैं? तो सबसे कम आयनन विभव क्षमता वाला जो तत्व है वो है CS। ठीक है, CS जो है ये सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व आपका है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, और इसमें पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइलोजन इज, हाइलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाइलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम इनमें से पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो हाइलोजन की जो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो आता है वो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन ग्रेटर देन, फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कौन सा ऑप्शन को देखेंगे, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ जो क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 49, जिसमें पूछा गया है विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक इनमें से कौन सा है? तो अगर देखें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो आपका है फ्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, इसमें स्मॉलेस्ट कैटायन, सबसे छोटा धनायन पूछा गया है। ठीक है, कैटायन को हिंदी में धनायन बोलते हैं, तो सबसे छोटा धनायन इनमें से कौन सा है? तो Al3+, Al3+ ये सबसे छोटा धनायन है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 51 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई वुड बी, त्रिज्याओं का सही क्रम होगा, क्या पूछा गया है? त्रिज्याओं का सही क्रम इनमें से क्या होगा? तो त्रिज्याओं का जो सही क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ये सही क्रम है, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 52, और 52 नंबर प्रश्न है मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट, वह अणु जो दो आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एथेन या इथीन या फिर इथाइन या बेंजीन? तो एथेन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिक में पाई बंध की संख्या, पाई बंध की संख्या इसमें बतानी है। तो इनमें पाई बॉन्ड की जो संख्या होगी वो 4 पाई बॉन्ड इसमें होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट उत्तर है, 53 का डी आंसर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध का अनुपात क्या है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो अनुपात है वो 4:1 का है। ठीक है, 4:1 का है, इसलिए ऑप्शन सी पर लगाएंगे सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित यौगिक पर विचार कीजिए, निम्नलिखित यौगिक पर विचार करना है आपको। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, C2C3, C2 सिंगल बॉन्ड C3, ये दो बॉन्ड है आपके। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया एक कार्बन, दो, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है, तो हमें C2 और C3 के बीच कार्बन कार्बन बंध की लंबाई हमें बतानी है। तो कार्बन कार्बन की जो बंध की लंबाई होगी वो 1.5 एंगस्ट्रॉम से कम और 1.3 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, जिसमें है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एथिलीन, एथिलीन में कार्बन का संकरण क्या है? तो एथिलीन में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp संकरण होता है, माफ कीजिएगा sp2 संकरण होता है। ठीक है, तो sp2 संकरण पर लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 57, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थिर कार्बनियन है, कार्बनियन किसमें से सबसे अधिक स्थिर कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर जो कार्बनियम है वो है CH3 अनस्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर इसमें है। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि कार्बोकेटायंस कंटेन विच टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकेटायंस में किस प्रकार का संकरण होता है? तो इसमें sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण? sp2 संकरण पाया जाता है कार्बोकेटायन में।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 जिसमें है न्यूक्लियोफाइल्स आर, न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो क्या वो लुईस अम्ल हैं, लुईस क्षार हैं या उभयधर्मी हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये लुईस बेस होते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, यानी कि लुईस क्षार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है इसमें। प्रश्न नंबर 60 जिसमें पूछा गया मेथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, मेथेनॉल पानी में घुलनशील है क्योंकि ये इसमें सहसंयोजक बंध की प्रकृति पाई जाती है, आयनिक बंध प्रकृति या हाइड्रोजन बंध की प्रकृति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल इस ये पानी में घुलनशील इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल NH3 नहीं है। NH3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लगा देंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 62 जिसमें है होमोलिटिक फिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, कार्बन कार्बन बंध में अविभाज्य विखंड से किसका निर्माण होता है? तो अविभाज्य से किसका निर्माण होता है? फ्री रेडिकल्स का होता है। किसका होता है? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? बी वाला आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 जिसमें पूछा गया है द कंपाउंड विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर इज, कौन सा यौगिक प्रकाशीय समता को दिखाएगा? तो इनमें से प्रकाशिक समता को कौन दिखाएगा? तो ऑप्शन सी आपका दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक प्रकाशीय समता को दिखाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ये है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इन कैपेबल टू एग्जिबिटिंग टाटोमरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चलावता दर्शाएगा? तो चलावता कौन सा दर्शाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो चलावता दर्शाएगा टाटोमेरिज्म नहीं दिखाने वाले यौगिक पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चलता दर्शाएगा? Which of the following is incapable exerting टाटोमेरिज्म, तो टाटोमेरिज्म जो नहीं दिखाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 65 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर, कौन सा यौगिक सिस ट्रांस समता दिखाएगा? तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाएगा क्या वो 2 ब्यूटेनॉल है? ब्यूटेनॉल इसमें नहीं होगा, ब्यूटीन होगा, 2 ब्यूटीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है, 2 ब्यूटीन। ठीक है, 65 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है, ये सिस ट्रांस समता को दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66 एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल इज, एथेनॉल का कौन सा समूही है? मेथेनॉल, डाई एथिलीथर, एसीटोन या फिर डाई मेथिलीथर? तो 66 नंबर में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर राइट उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67 जिसमें पूछा गया कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ज्वाइंटली इज नोन एज, नियंत्रण इकाई और अंकगणितीय तर्क इकाई को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त रूप से इसको जो जाना जाता है सीपीयू ही इसका मेन वर्क है, तो सीपीयू कहेंगे इसको। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 68 जिसमें है द बेस बाइनरी सिस्टम इज, तो आधार बाइनरी प्रणाली जो है वो 2 है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन जिसमें लॉग से प्रश्न आया हुआ है, तो लॉग और मैथमेटिकल फॉर्म 2-3 क्वेश्चन है उनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ऐसे मैं आंसर बताऊं तो ये क्लियर है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्लू के चक्रीय का क्या है? ब्लू रे डिस्क इज ए, तो ब्लू रे डिस्क जो है वो क्या है? इसमें ध्यान रखेंगे वो ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क को ब्लू रे डिस्क बोलते हैं, इसलिए आंसर बी आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ दीज इज द करेक्ट अबाउट रैम, तो आप कीजिएगा रोम, रोम के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये एक अनव्यासी स्मृति है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, 72 में ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 73 जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा CUI पर आधारित
परिचालन तंत्र है, तो CUI पर आधारित जो परिचालन तंत्र है वो हो जाएगा कौन सा, ध्यान रखेंगे यूनिक्स। यूनिक्स जो है ये CUI बेस पर आधारित एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और नेक्स्ट है द बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर दिया गया है और ये पूछा गया है प्रदर्शित करेगा, तो ये जो प्रदर्शित करेगा बाइनरी नंबर को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 10, इसमें 50 पावर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो डी आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये भी आपका मैथमेटिकल से है, यदि log 2 8 इक्वल टू एक्स तब एक्स का मान बताइए। तो एक्स का मान जो आएगा वो 3 आएगा, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी इसी प्रकार से हम एक और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे जो 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर होगा 2024 और 23 सत्र का। कम से कम प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद में इन दोनों क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करके जिनसे रिपीटेड प्रश्न बन रहे हैं उन रिपीटेड प्रश्नों का एक संग्रह करके 100 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर और तैयार करा के आप लोगों को मैं सॉल्व करा दूंगा, तो 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है वो कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अभी हाल ही में मैंने DDU का पेपर सॉल्व कराया है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों DDU का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा रखा है, तो वो पेपर भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको PDF चाहिए उनके लिए बता दूं, आपको टेलीग्राम पर जाना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे और आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।